Hello friends, welcome in Heal Psycho Lab. Now I am going to start the chapter 2 of class 11th and the name of the chapter is Methods of Inquiry in Psychology. Let's start it. देखिए इसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि क्या इसका इंट्रोडक्शन और साइकोलॉजी की मतलब इस चैप्टर का मीनिंग यही है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, किस तरह के प्रोफेशंस और डिसिप्लिन इंटरकनेक्टेड है। बट इस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम जब साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक बनाने की बात करते हैं तो उसमें हम किस तरीके के मेथड्स यूज़ करेंगे उसको साइंटिफिक और इंक्वायर बनाने के लिए। दैट इज़ मोर अबाउट, तो लेट्स गो फॉर इट. So here's the introduction. You have read in this first chapter that psychology is the study of experiences, behavior and mental process. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करता है हमारे एक्सपीरियंस को, बिहेवियर्स को और मेंटल प्रोसेसेस को. You may now the curious to know how psychology studies this phenomena. अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ये स्टडी करते हैं, पर ये स्टडी करते कैसे हैं, है ना. अब हम ये जानना चाहेंगे. तो इन अदर वर्ड्स व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. अगर हम कहें कि कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं. लाइक ऑल साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट सीक्स टू डिजायर, प्रेडिक्ट, एक्सप्लेन एंड कंट्रोल व्हाट दे स्टडी. अदर साइंटिस्ट की तरह साइकोलॉजिस्ट भी जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं जिसको वो स्टडी कर रहे हैं. फॉर दिस साइकोलॉजिस्ट रिलाई ऑन फॉर्मल सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन टू एड्रेस देयर क्वेश्चंस. और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फॉर्मल तरीके से सिस्टमैटिक वे में ऑब्जर्वेशन करते हैं ताकि वो इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें. इट इज़ द मैथडोलॉजी दैट मेक्स साइकोलॉजी अ साइंटिफिक एंडोयर. तो ये एक मैथडोलॉजी होती है जो साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक एंडोयर बनाती है. साइकोलॉजिस्ट यूज अ वेराइटी ऑफ रिसर्च मेथड्स बिकॉज क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर न्यूमेरियस. सो साइकोलॉजिस्ट जो है वो काफ़ी वेराइटी ऑफ रिसर्च मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बहुत सारे और उनको स्टडी किया जा सके बाय अ सिंगल मेथड. Methods such as observation, experimental, correlational research, survey, psychological testing and case studies are more frequently used to study the problems of psychology. तो ये सारे methods हैं जो आजकल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने में. This chapter will familiarize you with the goals of psychological inquiry, the nature of information or data that we collect in psychological studies. तो ये चैप्टर इसी के बारे में है कि कैसे हम जो ये साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, इंक्वायर करते हैं, तो ये जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको स्टडीज़ कैसे करते हैं, किस मेथड से. सो द डाइवर्स रेंज ऑफ मेथडोलॉजिकल डिवाइसेस अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड सम इम्पॉर्टेंट इशूज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल स्टडीज़. तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसमें बहुत सारे डाइवर्स रेंजेस यूज़ होती हैं, मेथड्स यूज़ होते हैं फॉर द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी. और इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं. नाउ गो टू द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. सो लेट्स स्टडी. देखिए यहाँ पे जब हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के कुछ ये गोल्स होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर हो गया एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सो जनरेटेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. जब भी हम साइंटिफिक की बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे बिकॉज ऑब्जेक्टिव हैज़ अ वन करेक्ट और सिंगल आंसर, बट इफ यू गो द सब्जेक्टिव दैट कैन बी बायस्ड और यू कैन नॉट बी रीच ऑन अ वन गोल एंड दैट कैन नॉट बी कंक्लूडेड. दैट इज. तो अब अगर हम डिस्क्रिप्शन को स्टडी करें, सो दैट इज अबाउट, तो इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी we attempt to describe a behavior or a phenomena as accurately as possible. तो अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो साइकोलॉजी स्टडी में हम जो है बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, फिनोमिना को जितना एक्यूरेटली हो सके हमसे. एंड दिस हेल्प इन डिस्टिनाइजिंग अ पार्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर बिहेवियर, जिसकी वजह से एक बिहेवियर दूसरे बिहेवियर को में हम डिफ्रेंशिएट दिखा सके. फॉर एग्जाम्पल, द रिसर्चर मे बी इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स. हो सकता है कि जो एक रिसर्चर है वो इंटरेस्ट हो ऑब्जर्व करने में स्टडी हैबिट्स अमंग स्टूडेंट. स्टडी हैबिट्स में कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ बिहेवियर. अब किस तरह के स्टडी हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे सच एज अटेंडिंग ऑल योर क्लास रेगुलरली, किस तरीके से स्टडी हैबिट्स स्टडी की जा सकती है. जैसे पहला हो गया कि बच्चा कितना क्लासेस ले रहा है रेगुलरली. दूसरा, सबमिटिंग असाइनमेंट्स ऑफ टाइम, क्या वो टाइम पे असाइनमेंट सबमिट कर रहा है. प्लानिंग योर स्टडी शेड्यूल, वो अपना स्टडी शेड्यूल कैसे प्लान कर रहा है.
ठीक है, रिवाइजिंग योर वर्क, स्टडी अकॉर्डिंग टू द सेट शेड्यूल एंड रिवाइजिंग योर वर्क ऑन अ डेली बेसिस, मतलब ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से डाइवर्स तरीके से स्टडी हैबिट्स को स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज एंड यहाँ पे क्या हो सकता है, वो कह रहा है कि देयर मे बी अ फर्दर माइन्यूट डिस्क्रिप्शन, और भी माइन्यूट डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं इसके। द रिसर्चर नीड टू डिस्क्राइब हर और हिज मीनिंग ऑफ स्टडीज हैबिट, रिसर्चर्स को है उसकी अपनी मीनिंग ऑफ स्टडीज हैबिट्स की नीड्स टू डिस्क्राइब हिज और हर मीनिंग ऑफ स्टडी हैबिट्स। तो उनके अकॉर्डिंग स्टडी हैबिट्स का क्या मतलब है रिसर्चर के अकॉर्डिंग। एंड द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग्स ऑफ अ पार्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प इन इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और जो से वो रिक्वायर करता है रिकॉर्डिंग ऑफ अ पार्टिकुलर बिहेवियर। ठीक है, जो हमें अंडरस्टैंडिंग करने में उस बिहेवियर को हेल्प कर सके, दैट इज अबाउट, तो दैट इज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब समझ में आया आपको डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्राइब अ बिहेवियर, ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्राइब बिहेवियर, तो अगर आपको यहाँ दिख रहा हो अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर और अ फिनोमिना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, जितना करेक्टली हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। नाउ द अनदर गोल ऑफ दैट इंक्वायरी इज प्रेडिक्शन। तो सेकेंड गोल जो होता है वो साइंटिफिक इंक्वायरी का दैट इज वो होता है प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकें बिहेवियर को। तो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर एक्यूरेटली, यू कम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टिकुलर बिहेवियर विद अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इवेंट्स और फिनोमेना। तो अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप डिस्क्राइब कर पा रहे हैं बिहेवियर को एक्यूरेटली, तो आपको पता चल चुका है कि कोई रिलेशनशिप है किसी पार्टिकुलर बिहेवियर में और किस तरीके से वो बिहेवियर अदर बिहेवियर और फिनोमेना से अलग है। यू कैन देन फोरकास्ट दैट अंडर सर्टेन कंडीशन दिस पार्टिकुलर बिहेवियर में ऑकर विद इन अ सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर। देखिए, कभी आपने सुना होगा कि कई बार आपके घर में भी होता होगा कि मुझे पता है अब ये क्या करने वाला है, और कई बार हम एक दूसरे को भाई बहन बता रहे होते हैं नाउ ही इज गोइंग टू डू दैट, बिकॉज वी आर प्रेडिक्टिंग, बिकॉज वी न्यू दैट पर्सन बिहेवियर वेरी वेल, तो वी न्यू दैट कि इन अ सर्टेन सिचुएशन दैट पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट इन दैट वे, इजंट इट? तो दैट इज, सो दिस इज अबाउट, तो आपको पता चलेगा कि जब आप कोई बिहेवियर करते हैं तो उसमें कोई रिलेशनशिप है। सो आप फोरकास्ट कर रहे होते हैं तो पार्टिकुलर बिहेवियर में अब यहाँ पे कुछ मार्जिन हो सकता है, सर्टन मार्जिन ऑफ एरर। व्हाट डज इट मीन कि एकदम हो सकता है कि जितना आपने प्रेडिक्ट किया हो सकता है उसका 90% दिखे, उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो 100% एकदम सही निकले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी अ रिसर्चर इज एबल टू स्टेब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम एंड अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पहले इस पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब समझिए आप। देखिए, व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखिए, तीन तरह के कोरिलेशंस होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, जनरली मैं बता रही हूँ पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव, और थर्ड होता है जीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव का मतलब होता है गोइंग इन अ सेम डायरेक्शन। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, और एक घट रहा है तो वो भी दूसरा भी घटेगा, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, दैट्स कॉल्ड सेम डायरेक्शन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक अप जा रहा है तो एक बिलो जा रहा है ना। तो हो सकता है यहाँ पे स्टडीज जो है, यहाँ पे अगर वो बात कर रहा है कि अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम अगर बढ़ रहा है तो अचीवमेंट जो है घट रहा है, उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे सेम हो सकता था कि टाइम स्टडी का बढ़ रहा है तो अचीवमेंट फैक्टर बढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप। जबकि जीरो कोरिलेशन का मतलब है कि कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दिस इज अबाउट, तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो रिसर्चर क्या कर रहा है, कह रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हाट डज इट मीन कि अगर अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इंक्रीज हो रहा है, अगर स्टडी टाइम इंक्रीज हो रहा है तो अचीवमेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो आपकी अचीवमेंट है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो भी अचीव हो रही है ना। स्टडी टाइम बढ़ा है तो यानी आप बाकी सब्जेक्ट्स भी और पढ़ सकते हो। सो लेटर इफ यू कम टू नो दैट अ पार्टिकुलर चाइल्ड डिवोट्स मोर टाइम फॉर स्टडीज, और आपको पता चला कि हाँ जो बच्चा है वो ज़्यादा टाइम देता है स्टडीज़ को, यू कैन प्रेडिक्ट दैट द चाइल्ड इज लाइकली टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम घर में भी करते हैं कि बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है तो इस बार इसके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो प्रेडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व। अब व्हाट डज इट मीन, अंडरस्टैंड दैट जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रेडिक्शन बढ़ेगी और उतने ज़्यादा उसके एक्यूरेट होने के चांसेस है। अब देखो इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सपोज इफ आई एम सेइंग दैट कि आपके घर में आपकी सिर्फ मम्मी देख रही थी आपको कि यू आर स्टडिंग, ओके, योर मदर इज ओनली लुकिंग एट कि आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या आपके फादर देख रहे हैं, ठीक है।
now your siblings are watching you as studies, but now your neighbors are watching you studies most of the time, your friends are watching you most of the time study, your like relatives are watching. तो there is a, अब सबकी ऑब्जर्वेशन एक ही लगभग जा रही है, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपकी जो प्रिडिक्शन है कि भाई इस बार इसके एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स आएंगे, दैट इज गोल मोर एक्यूरेटली, दैट इज अबाउट पॉजिटिव कोरिलेशन। और वो यही कह रहा है कि जितने ज़्यादा लोग होते जाएंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व करेंगे, इंक्रीज होंगे, उतनी ही आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट हो जाएगी। अंडरस्टूड? दैट इज अबाउट योर प्रिडिक्शन, है ना। प्रिडिक्शन का मतलब ये फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना। नाउ टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन गोल। So explanation, the third goal of psychological inquiry is to know the causal factors or determinants of behavior। अब यहाँ पे causal factors की बात हो रही है। causal factors यानी किस वजह से, क्या ट्रिगर पॉइंट था, क्या स्टिमुलेटर था जिसकी वजह से वो बिहेवियर ऑकर हुआ, है ना। So psychologists are primarily interested in knowing the factors that make behavior occur। तो वो जानना चाहते हैं कि वो इंटरेस्टेड है कि भाई क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो बिहेवियर हुआ। Also, what are the conditions under which a particular behavior does not occur? अगर क्या वो conditions present नहीं होती तो क्या वो फिर भी वो behavior occur होता या नहीं होता। For example, what makes some children more attentive in the class? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्लास में चिल्ड्रन को attentive बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें अब इसके लिए हम फैक्टर्स देख सकते हैं कि क्या कॉजल फैक्टर्स हो सकते हैं। सपोज इफ आई एम सेइंग दैट टीचर इज़ वेरी टीचिंग इफेक्टिवली, यस, सो जाहिर सी बात है बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा अटेंटिव होंगे क्लास में। या शी इज़ टीचिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना, विच लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जनरली बच्चे पढ़ना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्ट आता है, तो दैट इज़ हो सकता है कि इस टाइम पे बच्चे ज़्यादा अटेंटिव हो जाए। और या कोई बोरिंग टॉपिक पढ़ा रहे हो तो हो सकता है बच्चों का इंटरेस्ट या अटेंटिवनेस जो है वो कम हो जाए। दैट इज़ अबाउट। So why some children devoted less time for study as compared to others? तो ऐसा क्यों होता है कि भाई कुछ बच्चे जो है कम टाइम डिवोट करते हैं अपनी पढ़ाई को। Thus this goal is concerned with identify the determinants और antecedent condition। देखिए जब भी आप behavior modification की बात करेंगे ना तो हमेशा थेरेपिस्ट आपको यही बताएगा ABC। What does it mean? ए होता है एंटीसीडेंट, यानी क्या कॉजल फैक्टर्स था जिसकी वजह से वो बिहेवियर ऑकर हुआ, क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे, ठीक है, वो बिहेवियर ऑकर हुआ और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। दैट इज अबाउट ABC मॉडल ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे यही गोल की बात कर रहा है और वो भी बात कर रहा है क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे बिहेवियर वाला चैप्टर उसमें हम देखेंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट एंटीसीडेंट कंडीशन, यानी वो कंडीशन जो किसी पार्टिकुलर बिहेवियर को लेड करती है, ठीक है। सो ऑफ द बिहेवियर बीइंग स्टडीड सो दैट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इवन कुड बी स्टैब्लिश। तो दो वेरिएबल्स में हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकें। अब बात करते हैं कंट्रोल की, ठीक है। व्हाट इज कंट्रोल? इफ यू देखिए कोई बिहेवियर ऑकर हुआ, कोई बिहेवियर जो है दैट इज ऑकर हुआ, वेट अ मिनट, कोई बिहेवियर ऑकर हुआ और आपने उस बिहेवियर को ऑकर होने के बाद उसके आप कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और यू वांट टू कंट्रोल हिज एग्रेशन, हाउ यू वांट टू डू दैट? सो if you are able to explain why a particular behavior occurs, you can control that behavior by making changes in its antecedent condition। यानी जो उसके पीछे का कॉज है उसको अगर आप चेंज कर दे तो वो बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कंट्रोल रेफर्स टू 3 थिंग्स मेकिंग अ पार्टिकुलर बिहेवियर हैपन, तो कंट्रोल का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकुलर बिहेवियर हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए और इन्हांस किया जाए। तो पहले तो वो बिहेवियर हो क्यों रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, दूसरा उसको रिड्यूस किया जाए, तीसरा उसको इन्हांस और इन्हांसिंग, या तो उसको रिड्यूस किया जाए ना इन्हांस। अब डिपेंड करता है कौन सा बिहेवियर है। अगर पॉजिटिव बिहेवियर है, मतलब स्टडी टाइम बढ़ाना है तो उसको आप इन्हांस करोगे, लेकिन एग्रेशन है तो उसको कम करोगे, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, यू कैन अलाउ द नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड टू स्टडी टू बी द सेम और यू कैन रिड्यूस दैम और इधर देयर मे बी एन इंक्रीज इन द स्टडी आवर्स। तो वही जो मैंने अभी बात की कि कोई अच्छा बिहेवियर है तो उसे इंक्रीज करोगे और जो अगर खराब है तो उसको आप रिड्यूस करोगे। दैट इज अबाउट। So the changes brought about in behavior by psychological treatment in terms of therapy। और जब हम behavior की बात करते हैं तो वो थेरेपी से चेंज होता है। इन पर्सन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल। और वो थेरेपी में कौन सा मॉडल होता है वो मैं बता ही चुकी हूँ, ABC। दैट इज अबाउट।
Now talk about the application. Now you're applying that scientific things in your daily life. So the final goal of the scientific inquiry is to bring out the positive changes in the lives of people. अब आप positive changes ये इसलिए ही किया जा रहा है ना ताकि बेहतर किया जा सके लाइफ को साइकोलॉजिकल लेवल पे. So psychological research is conducted to solve problems in various settings. तो साइकोलॉजिकल रिसर्च थी वो इसलिए थी कि ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए वेरियस सेटिंग्स में. बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑफ पीपल इज अ मेजर कंसर्न ऑफ साइकोलॉजिस्ट. और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरीके से लाइफ को बेहतर एक क्वालिटेटिव लाइफ बनाया जा सके. ये मेजर कंसर्न होता है साइकोलॉजिस्ट का. सो फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस. ये हमने देखा भी है कि एप्लीकेशन जो होता है योगा और मेडिटेशन का वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और इससे हमारी जो लाइफ जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी इंक्रीज होती है. तो साइंटिफिक इंक्वायरी जो होती है वो कंडक्ट करती है डेवलप न्यू थ्योरीज और कंस्ट्रक्ट विच लेड टू द फर्दर रिसर्च. तो जो साइंटिफिक इंक्वायरी होती है तो उससे आपकी न्यू थ्योरीज इवेल्युएट होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, जिससे हमें फर्दर रिसर्च करने में हेल्प मिलती है. ठीक है, दैट इज अबाउट द 5 गोल्स. ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट दी स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च. अब हम किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. तो साइंस इज नॉट सो डिफाइंड बाय व्हाट इज इन्वेस्टिगेट एंड हाउ इट इन्वेस्टिगेट. साइंस ये डिफाइन नहीं करती कि क्या इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे इन्वेस्टिगेट करना है. द साइंटिफिक मेथड्स अटेम्प्ट टू स्टडी अ पार्टिकुलर इवेंट और फिनोमेना इन एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबल मैनर. तो जो साइंटिफिक जो मेथड होता है वो स्टडी करता है पार्टिकुलर इवेंट और फिनोमेना को ऑब्जेक्टिवली, सिस्टमैटिकली और टेस्टेबल मैनर में. जैसे ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो एक फैक्ट होता है दैट इफ 2 or more पर्सन इंडिपेंडेंटली स्टडीड अ पार्टिकुलर इवेंट बोथ ऑफ देम टू अ ग्रेट एक्सटेंट शुड अराइव एट द सेम कंक्लूजन. तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा फैक्ट कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना है एक पार्टिकुलर इवेंट को तो देयर इज अ ग्रेट एक्सटेंट कि वो एक सेम कंक्लूजन. देखिए, समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी. आपने कोई रिसर्च की, उसकी ऑब्जेक्टिविटी आप कैसे मेजर कर सकते हैं. मान लीजिए मेरे को एक इंटेलिजेंस टेस्ट की एक ऑब्जेक्टिविटी, 1 मिनट में कर दिया. सपोज यू वांट टू स्टडी दी आपको ना एक इंटेलिजेंस टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी मेजर करनी है. कैसे करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट, दूसरा साइकोलॉजिस्ट, तीसरा साइकोलॉजिस्ट, चौथा साइकोलॉजिस्ट, जब उन्होंने ये टेस्ट अप्लाई किया तो सबको लगभग सेम कंक्लूजन मिला. इट मीन्स दिस टेस्ट इज हैविंग द ऑब्जेक्टिविटी. तो जितने लोग उसको अप्लाई करेंगे और अगर वो सेम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, आसपास हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली उसको कर रहे हैं, तो इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी हैविंग दैट थिंग इज हैविंग द ऑब्जेक्टिविटी. क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी का होता है ना, जैसे हम एमसीक्यूज में करते हैं, वी फॉर एवरीवन द वन आंसर इज मोस्ट करेक्ट वन, है ना. तो इट मीन्स द मोस्ट ऑफ द पीपल रीचिंग टू द सेम कंक्लूजन. दैट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी में तो नहीं हो सकता ना. सब्जेक्टिविटी में तो चांसेस हैं कि हर कोई अपने हिसाब से आंसर लिखेगा. यस, सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी एंड दिस इज अबाउट द थिंग्स. ठीक है, सो दैट इज. सो नाउ टॉक अबाउट दी. तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिविटी, समझ में आ गया कि जितना उसको आप एक्सटेंट पे जितना उसको लोग ग्रेट एक्सटेंट पे यूज़ करेंगे और सेम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हर बार, सबका सेम ही रिजल्ट. That's called objectivity. For instance, if you and your friend measure the length of a table using the same measuring device, it is likely that both of you would arrive at the same conclusion about its length, है ना. अगर कोई टेबल है और उसकी मैं मेजरमेंट कर रही हूँ और सेम आप टेप यूज़ कर रहे हैं उसको, मेजरमेंट टेप, तो जाहिर सी बात है दोनों का आंसर सेम ही आएगा. इट मीन्स इट हैज़ द ऑब्जेक्टिविटी. सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साइंटिफिक रिसर्च का, वो होता है सिस्टमैटिक प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यानी करेक्ट वे होने चाहिए, ये नहीं कि कोई भी सीक्वेंस यूज़ कर रहा है. सो देयर इज अ सम वे. तो इसको कंसेप्चुलाइज करने के लिए क्या होता है कि पहले तो कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, दूसरा है कलेक्शन ऑफ डाटा, तीसरा है ड्राइंग कंक्लूजन एंड चौथा है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन एंड थ्योरी. तो देखिए इन्होंने नीचे एक चार्ट बना रखा है, समझिए. स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी. पहले आप किसी प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करेंगे, यानी आप टॉपिक चुनेंगे. जैसे हम रिसर्च में कोई हाइपोथेसिस लेते हैं, किसी टॉपिक पे एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, दैट इज अबाउट कि आप किस टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं. जब आपका टॉपिक फाइनल हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा मेजर काम होता है रिसर्च में, पीपल गेट सो मच प्रॉब्लम विद दिस. बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं पर यही डिसाइड करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है.
So if you like conceptualizing a problem, you decided a topic, then you go to reach to the data. फिर आप डाटा में कि आपको किस तरीके की पॉपुलेशन या पार्टिसिपेंट्स लेने हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन से टूल्स यानी कौन से साइकोमेट्रिक टेस्ट या अदर चीज़ें लगानी है और किस तरीके का प्रोसीजर करेंगे, तो आप कैसे उसको प्रोसीड करेंगे, कलेक्टिंग डाटा करेंगे। फिर जब आपका डाटा वाटा सब कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके डाटा को आप एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे आप पूछेंगे कंक्लूजन पे। तो यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड तो आप कंक्लूजन्स पे पहुंच गए, और जब कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तो आप फिर जब है यू रीच योर कंक्लूजन, देन रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, रीस्टेटिंग एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग रिवाइज्ड और अ न्यू थ्योरी। तो इससे एक न्यू थ्योरी फॉर्म्ड होगी एंड अगेन फिर आप जब दोबारा उस पर रिसर्च होगी तो फिर से आप उसका एक टॉपिक चुनेंगे। तो दिस इज अबाउट द स्टेप्स इन कंडक्टिंग द साइंटिफिक इंक्वायरी। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट सिलेक्ट अ थीम और अ टॉपिक फॉर स्टडी, जिसमें हमने अभी सारे गोल्स तो वही डिटेल में यहाँ बता रहे हैं। देन ही शी नैरो डाउन द फोकस एंड डेवलप स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस और प्रॉब्लम फॉर द स्टडी। तो यहाँ पे वो नैरोज डाउन करेंगे, फोकस करेंगे कोई स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन पे, प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। दिस इज द डन ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ पास्ट रिसर्च ऑब्जर्वेशन। तो आप किसके बेसिस पे करेंगे, पास्ट रिसर्च ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस पे, ठीक है ना, जिसमें आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू भी ले लेते हैं और ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस पे। फॉर एग्जांपल अर्लियर यू रीड दैट अ रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग द स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट, पहले ये था। फॉर दिस पर्पस ही और शी मे आइडेंटिफाई डिफरेंट facets of study habit first and then decide whether he she is interested in study habit shown in the class or at home। तो देख रहे हो एक के अंदर आप जाते जा रहे हो अंदर। तो दिस इज अबाउट, है ना, सो यू आर चूजिंग अ टॉपिक राइट नाउ। सो इन साइकोलॉजी वी स्टडी अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो हम साइकोलॉजी में डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं बिहेवियर और एक्सपीरियंस से रिलेटेड। द प्रॉब्लम्स में बी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग अवर ऑन बिहेवियर। तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एक तो अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, एग्जाम्पल हाउ डू आई फील एंड बिहेव व्हेन आई एम इन अ स्टेट ऑफ जॉय और ग्रीफ। तो जब मैं खुश या दुखी होता हूँ तो मैं किस तरीके से फील या बिहेव करता हूँ। एंड हाउ डू वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर ऑन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, हम अपने एक्सपीरियंस और बिहेवियर पे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड वाई डू वी फॉरगेट, हम भूल क्यों जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर, हम दूसरों के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभिनव इज मोर इंटेलिजेंट देन अंकुर। तो अभिनव जो है वो अंकुर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वाई इज समवन ऑलवेज नॉट एबल टू कंप्लीट हर और हिज वर्क ऑन टाइम। कोई इंसान है जो अपना टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं कर पाता। कैन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग बी कंट्रोल, क्या स्मोकिंग हैबिट को कंट्रोल किया जा सकता है। वाई डू सम पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस नॉट टेक मेडिसिन। देखिए क्रॉनिक इलनेस वो होती है जो लंबी बीमारियाँ, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, क्रॉनिक डिसीज काइंड ऑफ, जो बहुत ही मेजर लास्ट स्टेजेस काइंड ऑफ होती हैं। जनरली टर्मिनेटिव डिसीजेज होते हैं, टर्मिनेशन वाले, दैट इज। तो इतनी ऐसी बीमारियां होने पे भी लोग दवाइयाँ क्यों नहीं लेते हैं। ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, कैसे ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल व्हाई डज रहीम स्पेंड मोर टाइम मीटिंग विद पीपल देन डूइंग हिज वर्क। तो रहीम जो है अपना टाइम दूसरों के साथ मिलने में ज़्यादा क्यों लगाता है rather than अपना काम करने में। व्हाई डज अ साइक्लिस्ट परफॉर्म बेटर व्हेन साइकिलिंग बिफोर अ ग्रुप ऑफ पर्सन देन व्हेन साइकिलिंग लोन। तो क्यों जो ये बंदा है जो साइकिलिस्ट है ये अकेले में तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब बहुत सारे लोग थे तो उनके सामने इसने बहुत बेटर किया। सो ग्रुप बिहेवियर, फॉर एग्जांपल व्हाई डज रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंक्रीज व्हेन पीपल आर इन ग्रुप। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डी इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब क्योंकि उसमें आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डूइंग, सो दैट्स वाई। तो वहाँ पे क्या ऐसा रिस्क क्यों इंक्रीज हो जाता है कि लोग जो है ग्रुप बिहेवियर में वो इस तरह की हरकतें करते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो व्हाई आर सम ऑर्गेनाइजेशन मोर सक्सेसफुल देन अदर्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो इतनी सक्सेसफुल हैं, कुछ नहीं है। हाउ कैन एम्प्लॉय इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाते हैं एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। द लिस्ट इज लॉन्ग एंड यू विल लर्न अबाउट दिस वेरियस फेस्ट इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स इफ यू आर inquisitive यानी curious something, sorry I am unable to pronounce right now. You can write down a number of problems which you may like to prove। ठीक है, तो आप इतनी सारी प्रॉब्लम के अगर आप जानने के इच्छुक हो तो इन सब के प्रॉब्लम को हम एक एक करके डील करेंगे आगे के चैप्टर्स में। आप आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम द रिसर्चर प्रोसीड बाय डेवलपिंग अ टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ध्यान रखिएगा व्हाट इज हाइपोथेसिस। पहली बात, हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गैस होता है, ठीक है, दिस इज एन एजुकेटेड गैस। व्हाट इज कॉल्ड एजुकेटेड गैस। इतना समझ में आया।
दूसरा है कि टेंटेटिव आंसर होता है, यानी थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी, है ना। कंक्लूजन पे तो हम बाद में पहुंचते हैं आफ्टर रिसर्च। तो फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन द अर्लियर एविडेंस और योर ऑब्जर्वेशन यू माइट डेवलप अ हाइपोथेसिस ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय चिल्ड्रन इन viewing violence on television, higher is the degree of aggression display by them। तो आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि बच्चे जो हैं वो वायलेंस अगर टीवी पे देखते हैं तो देयर इज अ हाई डिग्री कि उनका एग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इन योर रिसर्च यू शेल नाउ ट्राई टू प्रूव वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये हाइपोथेसिस बनाया, अब ये आप जानना चाहते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। दिस इज अबाउट, नाउ लेट्स नेक्स्ट अबाउट कलेक्टिंग डाटा। तो अब हमने देखा था कि पहले तो हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब बात हो रही है डाटा कलेक्ट करने की। तो सबसे पहले क्या है, साइंटिफिक होना चाहिए डाटा। साइंटिफिक रिसर्च में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कलेक्टिंग डाटा। सो डाटा कलेक्शन रिक्वायर्स डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन और अ ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर स्टडी, है ना। जैसे हम स्क्रिप्ट वे में बोल देते हैं ब्लूप्रिंट कि ये मतलब एक ढांचा चाहिए कैसे करना है। सो इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन अबाउट द फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट। इसमें कौन कौन से होते हैं, पार्टिसिपेशन इन द स्टडी, कौन से आप पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं, कौन सी पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग मेथड कर रहे हैं, किस तरीके का मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन से टूल्स अप्लाई कर रहे हैं आप, और ये पूछा भी जाता है रिसर्च में कि विच टूल यू अप्लाइड, एंड प्रोसीजर फॉर डाटा कलेक्शन, आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे डाटा कलेक्शन के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी द रिसर्चर हैज़ टू डिसाइड हु वुड बी द पार्टिसिपेंट। तो आपको अपने नेचर ऑफ द स्टडीज़ के बेसिस पे रिसर्चर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन पार्टिसिपेंट होंगे या इन्फॉर्मेंट्स होंगे इस स्टडी में। या पार्टिसिपेंट हो सकते हैं बच्चे भी हो सकते हैं, एडोलसेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट, टीचर्स, मैनेजर्स, क्लिनिकल पेशेंट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन whom where the phenomena under investigation is prevalent। तो ऐसे लोग जो जिससे रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो सेकंड डिसीजन क्या होता है, रिलेटेड टू यूज़ अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो आप किस तरीके का मेथड यूज़ करेंगे डाटा कलेक्शन में, सच एज आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करने वाले हैं, कोरिलेशनल मेथड यूज़ करने वाले हैं, केस स्टडी यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके का आप मेथड यूज़ करेंगे। सो द रिसर्चर नीड्स टू डिसाइड व्हाट एप्रोप्रिएट टूल्स, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू शेड्यूल इज देयर। तो टूल कौन सा है, तरीका कौन सा है, कौन से टूल्स होंगे, इंटरव्यू शेड्यूल लेंगे, ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल लेंगे, क्वेश्चनरीज यूज़ करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए। तो द रिसर्चर ऑल्सो डिसाइड अबाउट हाउ द टूल्स नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड। तो टूल्स को कैसे एडमिनिस्टर्ड किया जा सके कलेक्ट डाटा में, है ना, कि इंडिविजुअल बेसिस पे करना है, ग्रुप बेसिस पे। तो दिस इज फॉलोड बाय द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ डाटा। अंडरस्टूड। नाउ गो टू द ड्राइंग कंक्लूजन। तो अब जो आपका डाटा अप्लाई हो गया, अब उसकी जो डाटा को आप स्टडी करोगे उसके बेसिस पे कुछ इन्फ्लुएंस निकालोगे। तो अब नाउ यू आर रीचिंग, और उसके बेसिस पे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। यस। So the next step is to analyze data, so collected through the use of statistical procedure to understand what the data mean। अब आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई करोगे, आप जानोगे कि डाटा का क्या कहना चाहता है, डाटा का मीनिंग क्या जा रहा है। दिस कैन बी अचीव थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप ग्राफ से भी दिखा सकते हो, जैसे पाई चार्ट के थ्रू, बाय डायग्राम के थ्रू, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के थ्रू, एंड बाय द यूज ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सो द पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू वेरीफाई हाइपोथेसिस एंड ड्रॉ अ कंक्लूजन अकॉर्डिंगली। तो इसका पर्पस क्या है कि आप अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर सकें और कंक्लूजन पे पहुंच सकें, आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें उससे। नाउ द लास्ट वन इज रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। तो आप अपने रिवाइज करेंगे रिसर्च कंक्लूजन को। द रिसर्चर मे हैव बिगन द स्टडी विद द हाइपोथेसिस दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन व्यूइंग वायलेंस ऑन द टेलीविजन एंड द एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। तो जब वो रिसर्चर ने शुरू की थी स्टडी, तो उसने ये हाइपोथेसिस बनाया कि देयर इज सम रिलेशनशिप। अब कैसा रिलेशनशिप है ये नहीं पता, बट वो कहते हैं कि देयर इज सम रिलेशनशिप कि जब बच्चे वायलेंस देखते हैं टेलीविजन पे तो वो एग्रेशन पे उसका इफेक्ट होता है। तो शी और हैज टू सी वेदर द कंक्लूजन सपोर्ट दिस। तो जो आपका कंक्लूजन निकला तो वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। इफ दे डू द एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस थ्योरी इज कंफर्म। अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब आपका जो हाइपोथेसिस है वो थ्योरी जो है वो कंफर्म्ड है ना। और अगर ऐसा नहीं करता तो आपको अपने हाइपोथेसिस को रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थ्योरी कहते हैं। एंड अगेंस्ट दैट इज बेस्ड ऑन द न्यू डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन विच मे बी वेरीफाइड बाय द फ्यूचर रिसर्चर। और आपको फिर दोबारा से एक न्यू डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उससे कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, और फिर से आपको फ्यूचर रिसर्चर से वेरीफाई कराना पड़ेगा, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अंडरस्टूड। नाउ सॉरी,
इसका ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.